तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एम.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि फार्मास्यूटिक्स स्ट्रीम से है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है और टाइम भी कम है और अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे गारंटेड पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस है यहाँ पे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ये सेकंड सब्जेक्ट है एम.फार्म फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इनको देखते हैं, पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रख लेने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसके आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। एंड यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं। टोटल यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 चैप्टर या कहें तो 7 यूनिट मिलेंगी इस तरीके से, और टोटल 7 तो यहाँ पे यूनिट से आपके टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं 34 जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, जिनको हमने यहाँ पे यूनिट वाइज कवर करेंगे। यूनिट वाइज कैसे, जैसे कि आज की वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो आगे जो है सेकंड यूनिट को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। कहने का मतलब है सारी जो यूनिट हैं जिसके इसमें 7 यूनिट हैं तो इस सब्जेक्ट के 7 वीडियोस होने वाली हैं। जो पिछला सब्जेक्ट था उसमें 6 यूनिट थी तो उसकी 6 वीडियो होने वाली हैं। ठीक है, हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो उनके नोट्स लिखे हुए हैं या आगे के जो लेक्चर वीडियोस वगैरह हैं, तो हमारा एम.फार्म फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे एक ही जगह आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला, आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन रजिस्टर जब आप कर लोगे तो आपको वहाँ पे एम.फार्म का सेक्शन नजर आएगा। आपने एम.फार्म के सेक्शन पे क्लिक करना है, आपने स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है फार्मास्यूटिक्स पर, एंड उसमें फर्स्ट सेमेस्टर पे जाकर के आपको एक बैच मिलेगा इसका एम.फार्म फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्बो, जहाँ पे जाकर के सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने क्वेश्चंस को यूनिट वाइज कुछ इस तरीके से लिख रखा है, जैसे कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम इन्हीं को ना बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यहाँ पे है यूनिट फर्स्ट। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में अगर आप यूनिट फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पे है सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। तो यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिरी सब्जेक्ट क्या है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, और इसको एज ए एम.फार्म स्टूडेंट आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा, यानी कि पूरा ओवरऑल आपको इसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर क्या पढ़ने वाले हैं आप इस सब्जेक्ट में। तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि डिफाइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड मेंशन इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं क्या है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सिंपली हमने देखिए वर्ड को ब्रेक करते हैं यहाँ पे, ड्रग प्लस डिलीवरी सिस्टम। ड्रग का मतलब क्या है, मतलब कि एनी सब्सटेंस यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज। आप जानते हैं कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, रोकने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज होते हैं उनको हम ड्रग बोलते हैं। एंड डिलीवरी सिस्टम मतलब कि मेथड यूज टू कैरी एंड रिलीज द ड्रग एट डिजायर्ड साइट। मतलब जहां पर भी आपको दवाई को पहुंचाना है शरीर में, वहां पे दवाई को पहुंचाने के जो तरीके हैं उनको हम डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। देखिए ध्यान रखना, फार्मास्यूटिक्स में केवल आप यही नहीं पढ़ेंगे कि आखिर दवाई को हम बनाते कैसे हैं। आप दवाई को कितने भी अच्छे तरीके से बना लीजिए, अगर वो अपनी टारगेट साइट पे नहीं पहुंच रही है, अगर पहुंच भी रही है और अगर वहां पे जाकर के अच्छे से रिलीज नहीं हो रही है, तो दवाई खाने का और दवाई बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बस इसी पे फोकस करेगा कि कैसे नए नए तरीके डेवलप किए जाएं अपनी ड्रग को टारगेट साइट पर अच्छी तरीके से पहुंचाने के लिए, ताकि साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट कम से कम हो, इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जो आपने बी.फार्म के 7 सेमेस्टर में नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो सब्जेक्ट पढ़ा था ना, NDDS, उसी का एक्सटेंड वर्जन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में कहें तो DDS, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ठीक है, अभी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। सिंपल से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए ड्रग डिलीवरी सिस्टम, शॉर्ट में DDS, इज ए मेथड और टेक्निक बाई विच ए ड्रग is delivered to the body in a controlled and targeted manner to achieve the desired therapeutic effect। मतलब कि कोई भी वो तरीके, वो टेक्निक जिनकी मदद से जो आपकी दवाई है वो बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जाती है और टारगेट साइट पर पहुंचाई जाती है, ताकि जो भी डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो मिल सके, जो आप उस दवाई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट मिलने चाहिए। तो बस उसी को पहुंचाने का वो तरीका या डिलीवर करने का जो तरीका है वही कहे जाएंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है।
सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, रेट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और यहाँ पे ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, TDDS ट्रांसडर्मल, ठीक है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड डिलीवरी सिस्टम एंड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि आप इन्हीं सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम समझ लेते हैं कि देखिए जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, वो मोस्टली अगर हम क्लासीफाई करें तो वो दो टाइप के होते हैं। पहला है यहाँ पे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, शॉर्ट में CDDS बोल सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको NDDS बोलते हैं। तो कन्वेंशनल कहने का मतलब है यानी कि वो मेथड जो हम पारंपरिक या कहें तो पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे अभी भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी टैबलेट आप खाते हैं, कुछ देर उनका इफेक्ट होता है, फिर इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो आपके यूरिन या फीकस के थ्रू निकल जाती हैं। सिरप हुए, सस्पेंशन हुए, इंजेक्शन हुए, तो ये जो सारे मेथड है ना, इनमें जो है जो ड्रग है वो रिलीज होती है, पर उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि आपने अभी टैबलेट खाई, सपोज पैरासीटामोल खाई, पैरासीटामोल आपने खाई और पैरासीटामोल खाने के 6 घंटे बाद या 7 घंटे बाद उसका इफेक्ट कम हो गया और वो यूरिन से या फीकस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल गई। तो ऐसा सिस्टम जो कि पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है, और उसमें हम ड्रग के रिलीज़ को कि कहाँ रिलीज़ होनी है, कितनी रिलीज़ होनी है, कब रिलीज़ होनी है, इन 3 चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। वो हमारे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। दिस सिस्टम रिलीज द ड्रग इमीजिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। दवाई जैसे ही आपने खाई 15-20 मिनट में वो डिसइंटीग्रेट डिसॉल्व होकर के एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि ड्रग पूरी रिलीज हो जाएगी आपके ब्लड में। तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं, नो कंट्रोल ओवर रेट और साइट ऑफ रिलीज, कि कहाँ रिलीज करना है, किस रेट से रिलीज करना है, कब रिलीज करना है, इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, ग्रेन्यूल्स, पाउडर, इंजेक्शन वगैरह। तो यहाँ पे देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, यही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल, ऑइंटमेंट वगैरह, ये हमारे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इनकी कुछ कमियां हैं, इनमें कुछ कमियां थी, इसी वजह से नए यानी कि नोवेल, आधुनिक, मॉडर्न तरीके बनाए गए, जिनको हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं, जिनको हम इसी सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कमी है देखिए वो है पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम टारगेट साइट, मतलब कि टारगेट साइट से इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इफेक्ट भी कम नजर आता है। एंड आगे पुअर बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जितनी दवाई आप लेते हैं वो एग्जैक्टली उतनी आपके ब्लड में नहीं पहुंचती है, कुछ जो है लिवर के द्वारा निकाल दी जाती है, यानी कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है इन सारे मेथड्स का। ठीक है, आगे है फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा ड्रग लेवल। आप जो भी दवाई खाते हैं ब्लड में पहुंचती है तो उसका जो लेवल है कभी तो ज़्यादा होता है, कभी एकदम कम हो जाता है, तो वो जो है फ्लक्चुएट करता रहता है। आगे है प्री मेच्योर एक्सक्रिएशन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में कई बार ऐसा भी होता है कि दवाई अच्छे से असर दिखाई नहीं है, उससे पहले ही वो जो है एक्सक्रिएट हो गई यूरिन के थ्रू या फीकस के थ्रू, तो ये भी इसके लिमिटेशन है। आगे है रिपीटेड डोजिंग, जब अच्छी तरीके से इफेक्ट नहीं नजर आएगा तो आपको सुबह, दोपहर, शाम, सोने से पहले हर टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी, यानी कि रिपीटेड डोजिंग, जो कि पेशेंट के लिए नॉन कंप्लायंस होती है, पेशेंट को आरामदायक नहीं रहती है। आगे है हाई डोज डंपिंग, डोज कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम तो है ही है। इनके अलावा जो मेन हमारा यहाँ पे एक और था कि हम इनके रिलीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कब रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी और कहाँ रिलीज होगी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए नए मेथड, आधुनिक मेथड यहाँ पे बनाए गए हैं, वो है NDDS यानी कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसमें ये जो सारे मेथड है ये आपके नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही है ना, आधुनिक तरीके, जिसकी हर एक फील्ड डेवलप हो रहा है। सेम उसी तरीके से फार्मा फील्ड में भी दवाइयों को और स्टेबल बनाने के अलग अलग तरीके से बॉडी में पहुंचाने के तरीके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है कि इट इज एडवांस सिस्टम डिजाइन टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम। जो आपका पारंपरिक पुराना जो सिस्टम था उसकी जो कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए इसको बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड, सस्टेन्ड और टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग। यहाँ पे जो आपकी ड्रग रिलीज होती है वो कंट्रोल्ड तरीके से होती है। आप पहले से ही डिटरमाइन करके रखते हैं कि अच्छा इस रेट से हमारी जो दवाई है वहाँ पे रिलीज होगी। सस्टेन्ड तरीके से, मतलब कि लंबे टाइम तक भी असर रहता है, और टारगेटेड भी डिलीवरी होती है, जहां आप चाहते हैं वहां भी डिलीवरी होती है। किसकी मदद से? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की मदद से। जिसकी वजह से होता क्या है, बायो अवेलेबिलिटी,
जो कम थी कन्वेंशनल में वो बढ़ जाती है, पेशेंट के लिए आरामदायक होता है, उसको बार बार दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसका इफेक्ट भी यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी लाइपोसोम है, नियोसोम है, माइक्रोस्फेयर है, नैनो पार्टिकल्स हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, इम्प्लांट्स हैं या ऑक्सर्ट वगैरह हैं। तो ये अलग अलग कैरियर हैं, अलग अलग मेथड हैं ड्रग को डिलीवर करने के। आपको ये समझ आ गया होगा ओवरऑल कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, इन दोनों जो सिस्टम है इनमें अंतर क्या है और ये जो नए सिस्टम है वो क्यों बनाए गए हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है, एक बहुत ही सिंपल अगर आप आज के टाइम पर देखोगे, एक एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो अभी 10 से 15 साल पहले जैसे कि घर का ग्रोसरी का सामान लाना है, लाइक जैसे कि कई बार कुछ भी चीज़ें निबट जाती हैं, जैसे कि दूध वगैरह या और भी सामान जो घर के निबट जाते थे, तो हम कहाँ जाते थे, या तो नियर बाई जो मार्केट पड़ती है, मार्केट में अलग अलग दुकानें बनी होती हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता था, कोई सामान इस दुकान पे मिल रहा है तो कोई सामान दूसरी दुकान पे मिल रहा है, उसमें टाइम भी बहुत लग रहा है, क्वालिटी का हमको कुछ नहीं पता है, तो हम पहले उस तरीके से यहाँ पे ग्रोसरी का सामान लाते थे। लेकिन अगर आप अब देखोगे आज के टाइम पे कुछ ऐसी मतलब कि तरीके यहाँ पे बना दिए गए हैं, अगर आप ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे देखोगे, जैसे कि ब्लिंकिट चलता है या ज़ेप्टो या इंस्टामार्ट वगैरह, ये सब जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये क्या करते हैं, आपको जो भी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आप वहाँ से मंगाते हैं। और जो डिलीवरी पार्टनर है, डिलीवरी पार्टनर यहाँ पे मैं बोलूँगा वो एक कैरियर है। कैरियर मतलब कि एक तरीके से जैसे यहाँ पे लाइपोसोम है, नियोसोम है ना, जिसमें दवाई को फिल करके टारगेट साइट पे पहुँचाया जाता है कि भाई यहाँ पर ही पहुँचाना है, इतना रिलीज़ करना है, इतने टाइम तक रिलीज़ करना है, ठीक है। वैसे ही आप इस पर कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि जो डिलीवरी पार्टनर है जो आपको डिलीवर कर रहा है सामान, उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई अच्छा इस वाले घर में पहुंचाना है, इस टाइम तक 10 मिनट 15 मिनट इस टाइम तक पहुंचाना है और ये सामान पहुंचाना है। पहले इस तरीके से ये कंट्रोल नहीं था चीज़ों पे। आप मार्केट जा रहे हो, पूरा पूरा दिन भी लग जा रहा है वही सामान लेने के लिए, पर अब यहाँ पे टाइम भी बच रहा है, आप घर बैठे मंगा भी रहे। हाँ देखो कंप्लाइंस तो बढ़ रही है, पर ये भी बोल सकते हैं खर्चा भी बढ़ रहा है। देखो खर्चा तो इस तरीके से इनमें भी बढ़ता है ना, अगर आप ये वाला डोसेज फॉर्म मतलब डेवलप कर रहे हो तो पैसा यहाँ भी खर्च होगा। जस्ट मेरा मेन यहाँ पे जो मुद्दा है समझाने का वो ये है कि जैसे आजकल के ये जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ये भी एक तरीके से टारगेटेड डिलीवरी या कन्वेंस, एक तरीके से कंप्लाइंस बढ़ा रहे हैं अपने कस्टमर वगैरह का। सेम इसी तरीके से ये तरीके यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे कि ऑक्सर्ट आँख में आप लगा दो, दवाई आराम से लंबे टाइम तक रिलीज होती रहेगी, टारगेटेड डिलीवरी यहाँ पे हो रही है। इम्प्लांट कर दो कोई भी चीज़ को तो वो टारगेटली वहाँ पे लंबे टाइम तक असर करता रहेगा। ऐसे ही जो आपके नियोसोम है उनके अंदर आप जो भी ड्रग है उसको भर दीजिए और वो वहीं जा करके रिलीज होगी जहाँ पे आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आ गया? आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि क्या है आपका यहाँ पे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए वही ये चीज़ जो है दिखा रखें कि ये सारे तरीके, जैसे कि यहाँ पे लाइपोसोम है, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, नियोसोम है, नैनोस्फेयर है, मिसिल वगैरह है, तो इन सभी के अंदर ड्रग को भर दिया जाता है। सेम इसी तरीके से जिसके डिलीवरी पार्टनर को ग्रोसरी का सामान दे दिया जाता है कि यहाँ पे पहुँचाना है, इतनी टाइम में पहुँचाने हैं और कितना रिलीज करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस इनको मिल जाती हैं एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को पढ़ने की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फार्मास्यूटिक्स का काम सिर्फ ये नहीं कि दवाइयाँ बनाना है, दवाइयाँ बन तो अच्छी तरीके से जाएंगी ही, पर उनको अच्छी तरीके से बॉडी में डिलीवर भी तो करना होगा। तो बस उसी के लिए मतलब पहला है कि इसका कोर फार्मास्यूटिक्स नॉलेज, मतलब कि ये हमारी हेल्प करता है सब्जेक्ट, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग्स आर डिलीवर्ड एंड एक्ट इन द बॉडी, मतलब कि कैसे जो भी दवाइयाँ हैं उनको हम बॉडी में डिलीवर करते हैं या आगे कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो सब समझने में ये हमारी मदद करता है। कौन? ये सब्जेक्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिज़ाइन बेटर फॉर्मुलेशन। आप यहाँ पे और भी नए नए तरीके, जैसे कि अलग अलग तरीके अभी हमने बनाए हैं, बस किसकी मदद से बना रहे हैं कि हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वही है कि आप आगे चल के इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल टारगेटेड एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो नए नए तरीके हैं, कंट्रोल तरीके हैं, आप उनको इस सब्जेक्ट की मदद से इसके पढ़ करके डिटेल में आप यहाँ पे बना सकते हैं। आगे है इम्प्रूव्स थेराप्यूटिक आउटकम। जो भी पेशेंट फिर इन मेथड्स के थ्रू जो भी मेडिसिन लेते हैं, ड्रग लेते हैं, उनका आउटकम एफिकेसी वगैरह भी बढ़ती है। टीच स्ट्रेटजीज टू इनहांस एफिकेसी एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट,
ठीक है। आगे है फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। ये काफ़ी इजेंशियल हो जाता है एडवांस ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। आने वाले टाइम पे अलग अलग और भी मेथड्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, तो ये जो है एक तरीके से फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल यूज, जैसे यूजफुल होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे कैसे नए नए तरीके बनाए जा सकते हैं, कैसे पेशेंट की जो पर्सनल थेरेपी है उस पर फोकस किया जा सकता है। आगे चल के आप पर्सनलाइज यहाँ पे मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्पेशली एक ही पेशेंट के लिए डेवलप करनी होती हैं या एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डेवलप करनी होती हैं, तो उनको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है सारा कुछ आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। आई होप ये थोड़ा सा इंट्रो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, यानी कि इसमें आप नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को पढ़ेंगे। ये क्या सिस्टम है मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग होगी ये यूनिट फर्स्ट में जो है सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन से। तो यहाँ पे देखिए वही जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, डिफाइन सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आपने जाने कि सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट क्या होते हैं और यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूनिट का नेम ही यही है। और इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के बारे में। तो सिंपली देखिए हम वर्ड को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, सस्टेन्ड प्लस रिलीज। सस्टेन्ड का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड ओवर टाइम, टाइम के अनुसार लंबा। एंड रिलीज का मतलब है लिबरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का बाहर निकलना, मतलब कि ऐसी फॉर्मुलेशन, ऐसी डोसेज फॉर्म जिसमें जो ड्रग है वो एक साथ रिलीज नहीं होकर के टाइम के अनुसार बहुत देर तक धीरे 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 रिलीज होती है, और जिसके रेस्पॉन्स में जो अगर बात करें इफेक्ट तो वो लंबे टाइम तक रहता है। जैसे समझिए जो आपकी कन्वेंशनल जो पुरानी जो टैबलेट थी ना, वो क्या होती थी, जैसे आप खाओगे तो 10-15 मिनट में वो डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व होकर के कुछ ही टाइम में सारी रिलीज हो जाती थी और फिर वो अपना इफेक्ट दिखा करके फट से बॉडी से बाहर भी निकल जाती थी। पर इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ड्रग का रिलीज है वो एक साथ नहीं होकर के धीरे 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 रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो दवाई पहले केवल 6 घंटे काम कर रही थी वो यहाँ पे 10 से 12 घंटे काम करती है। समझ आया। पर ध्यान रखना इसकी कुछ लिमिटेशन ये हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आप पूरी तरीके से उसके रेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही प्री डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ कि भाई इस रेट से ड्रग रिलीज होगी, नहीं, वो हम नहीं कर पाते हैं इसमें। दूसरा कि ये जो है मोस्टली रिलेटेड होती है ओरल डोसेस फॉर्म से, आप ओरली यहाँ पे ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज का ये कॉन्सेप्ट आता है। एंड तीसरा, अब यहाँ पे ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ड्रग कहाँ पे डिलीवर होगी, टारगेट यहाँ पे आप सेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सस्टेन्ड रिलीज, उसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। तो आप बोल सकते हैं कि सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन इज ए डोसेज फॉर्म दैट डिजाइंड टू रिलीज द ड्रग ग्रेजुअली टू मेंटेन थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, रिड्यूसिंग डोजिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि ऐसी फॉर्मुलेशन जिससे जो दवाई है, ड्रग है, वो धीरे 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 यानी कि ग्रेजुअली रिलीज होती है, जिसकी मदद से जो ब्लड में जो ड्रग का कंसंट्रेशन लेवल है, कंसंट्रेशन है, वो यहाँ पे मेंटेन रहती है लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से डोजिंग फ्रीक्वेंसी, बार बार दवाई को लेना घट जाता है। एग्जाम्पल जिसकी निफेडिपिन की सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट आती है, जो कि निफेडिपिन एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का है, ठीक है। मेटफॉर्मिन जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, उसकी भी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट यहाँ पे आती है। यहाँ पे देखिए मैं इस चार्ट को भी समझाऊंगा, जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इस तरीके से मार्केट में आपको मिलती है। निफेडिपिन SR लिखा होगा या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, इस तरीके से मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस चार्ट या ग्राफ से आप समझिए कि देखिए यहाँ पे इस तरफ दिखा रखा है ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इधर टाइम दिखा रखा है। पहले आप इस पर फोकस करिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला कलर, कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन, मतलब कि पुरानी टाइप की जो दवाइयाँ थी, आप उनको लोगे 10 से 15 मिनट के अंदर वो एक साथ रिलीज होंगी। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लड में प्लाज्मा लेवल एक साथ बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है, पर कुछ टाइम बाद 5-6 घंटे बाद वो कम हो जाएगा, बॉडी से वो ड्रग बाहर निकल जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी।
ठीक है। दूसरी तरफ अभी जो हमने पढ़ा वो था सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज मतलब कि धीरे धीरे रिलीज, कि यहाँ पे जो ड्रग है वो एक साथ रिलीज नहीं होकर के धीरे धीरे रिलीज हो रही है, और जिसकी वजह से जो असर पहले यहाँ पे केवल 6 घंटे आ रहा था वो यहाँ पे 10 से 12 घंटे हो गया है। तो ये यहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज है। तीसरा जो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है कंट्रोल्ड रिलीज। यहाँ पे हम रेट को कंट्रोल करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो जीरो ऑर्डर से रिलीज होगी। जीरो ऑर्डर कहने का मतलब है कि ड्रग का रिलीज इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि भाई ड्रग की कंसंट्रेशन कम है या फिर ज़्यादा है। कम होगी तब भी उसी रेट से वो रिलीज होगी, ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी तब भी उसी रेट से निकलेगी। तो जैसे आपने इस टैबलेट को या जो भी ड्रग है उसको लिया, तो यहाँ पे इसका एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे लगातार लिबरेट यानी कि रिलीज होता रहेगा जीरो ऑर्डर से, और जो कि लंबे टाइम तक इसका असर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके रेट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। साथ के साथ इसी के अंदर आप इसको टारगेटली डिलीवर भी कर सकते हैं, लाइक आपको हार्ट पर ही दवाई को पहुंचाना है या एक कैंसरस सेल पर ही पहुंचाना है। तो बहुत सारे कैरियर हैं जिसकी लाइपोसोम आपने पढ़ा भी, नियोसोम वगैरह, या आँख में ही ड्रग को रिलीज करना है तो ऑक्साइड वगैरह या इम्प्लांट वगैरह। तो ये अलग अलग तरीके हैं टारगेटेड डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा आप ये भी यहाँ पे सेट कर पाते हैं इस कंट्रोल्ड रिलीज वाले में कि भाई ड्रग कब रिलीज होनी है। कोई एक स्पेसिफिक इंडिकेशन मिलेगा बॉडी के अंदर, जैसे कि अगर पीएच का लेवल 7 से ज़्यादा है तब ही रिलीज हो, या कोई एंजाइम आए, या कोई मतलब कि एलिमेंट या कह सकते हैं कुछ चीज़ का लेवल बढ़े या घटे तब ही रिलीज हो। तो वो सब चीज़ भी इसमें आप कर सकते हैं। सॉरी, देखिए मैं अभी बार बार एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं ना बार बार जैसे खांसी आ जा रही है मेरे को ना, गला थोड़ा ख़राब है, आप इसको मैनेज करिएगा। मेरे को बार बार कट भी यहाँ पे लेने पड़ रहे हैं, बहुत देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर हर 4-5 मिनट के बाद खांसी आ जाती है और जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एडजस्ट करके चलिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ आई कि यहाँ पे ये क्या है सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। अब आगे देखिए हम बात करते हैं दूसरा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, वो है कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। जैसे कि नेम खुद ही बता रहा है, सिंपली वर्ड को ब्रेक कर रखा हमने। कंट्रोल्ड कहने का मतलब है जिसको हम रेगुलेट कर सकते हो कम या फिर ज़्यादा, और जिसको प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है, यानी कि पहले से ही प्री डिटरमाइंड रेट है तो उसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। एंड रिलीज करने का मतलब है लिबरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का रिलीज होना, मतलब कि ऐसी फॉर्मुलेशन, ऐसी डोसेज फॉर्म जिसमें जो ड्रग जो रिलीज होती है वो पहले से ही डिटरमाइंड जो रेट है जीरो ऑर्डर उससे रिलीज होती है, और टारगेटली भी आप वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, और जिसकी मदद से जो ब्लड के अंदर जो ड्रग का लेवल है वो कांस्टेंट बना रहता है, जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, और पेशेंट की कंप्लायंस पेशेंट के लिए आरामदायक भी यहाँ पे हो जाता है। तो सिंपली वही लिखा है कि एक कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन इज अ डोसेज फॉर्म दैट डिजाइन टू रिलीज द ड्रग एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, यानी कि zero order during and sometimes at a specific site, maintaining a constant therapeutic plasma concentration to improve effectiveness and reduce side effect। ठीक है, मतलब कि आपको समझ आ कि ऐसी डोसेज फॉर्म जिसमें जो ड्रग है वो जीरो ऑर्डर से यहाँ पर रिलीज होती है, एक ही ऑर्डर एक ही रेट से वो रिलीज होती है, और लंबे टाइम तक ये बॉडी में बनी रहती है, और एक तरीके से इफेक्टिवनेस बढ़ भी जाती है और साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि सोडियम वैल्पोरेट एंड वल्परिक एसिड की कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट आती है मार्केट में, जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। एपिलेप्सी जो मृग के दौरे होते हैं वो बार बार नहीं हो तो लंबे टाइम तक असर के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसे ही है नॉर एथिस्टेरोन एसीटेट, जो कि आपकी हार्मोनल थेरेपी, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह जब होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इमेज देखोगे, ये है आपकी कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट ऑफ सोडियम वैल्पोरेट एंड वल्परिक एसिड, वल्पेरिन ब्रांड नेम से आ जाती है मार्केट में। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थिस्टेरोन एसीटेट, जो कि कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है। तो समझ आ गई आपको कि भाई सस्टेन्ड रिलीज क्या है और कंट्रोल्ड रिलीज क्या है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट है। देखिए कंट्रोल्ड रिलीज यानी कि रिलीजेस मेडिकेशन ओवर द टाइम इन कोरिलेशन विद कंसंट्रेशन, कि कंट्रोल्ड रिलीज में जो ड्रग रिलीज होती है ना वो प्री डिटरमाइंड रेट होता है, और कंसंट्रेशन फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाते हैं, और जिसकी मदद से जो है वो लंबे टाइम तक असर करती है।
दूसरी तरफ जो सस्टेन्ड रिलीज है उसका सिर्फ मतलब ये है कि वो ड्रग को धीरे 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 रिलीज कर रही है, लंबे टाइम तक उसका असर रहेगा, पर उसका रेट कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। सस्टेन्ड रिलीज इज अ स्लो रिलीज ऑफ मेडिकेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज कैन बी बाय ऑरल, ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर मेथड लाइक। आपको मैं बताऊं कि जो कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब केवल यही नहीं कि आप ओरली ही टैबलेट लेंगे, नहीं, आपको ट्रांसडर्मल पैचेस भी मिल जाएंगे, आपको गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग भी मिल जाएंगी जो आपके स्टोमक में जाकर के रुकी रहती हैं या चिपक जाती हैं। आपको यहाँ पे ऑक्साइड आंख से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए भी मिल जाएंगे। तो ये जो है कई सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। पर सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशन ऑफर्ड वाई ओनली द वे ओरल डोसेज फॉर्म में ही आप इनको लेते हैं केवल। ठीक है। एंड तीसरा यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज टेक्नोलॉजी इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर पर ड्रग रिलीज की जाती है। यहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज में फर्स्ट ऑर्डर पर रिलीज की जाती है, मतलब कि अगर ड्रग की कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा है तो रिलीज ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिलीज भी कम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रिलीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग की कंसंट्रेशन के। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि भाई क्या है यहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन एंड कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। देखिए वो है यहाँ पे एक्सप्लेन फिजिकोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस एंड राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देम। कि अगर आप सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन यानी कि डोसेस फॉर्म बना रहे हैं तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड हैं फिजिकोकेमिकल वाले और बायोलॉजिकल मेथड, तो उन सारे मेथड्स को आपने बताना है। और साथ के साथ इनको बनाने के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बनाने की प्रोसेस को, तो उनके बारे में आपने डिस्कस करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का यही है। तो यहाँ पे देखोगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड आगे फिजिकोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस का मतलब है मेथड फॉर सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। देखिए इनके जो बेसिक जो अप्रोचेस हैं, बेसिक जो मेथड हैं, दोनों के लिए सेम ही रहते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज के लिए भी और सस्टेन्ड रिलीज के लिए भी। बस कंट्रोल रिलीज में थोड़ा फोकस किया जाता है कि टारगेटली उसको डिलीवर कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर से वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल या जो फंडामेंटल्स हैं, अप्रोचेस है, वो सेम ही यहाँ पे रहते हैं। तो सिलेबस में भी ऐसे ही दिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए स्टार्टिंग में तो पहले आपने इन्हीं टर्म को डिफाइन करना है, जैसे कि भाई सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन क्या होती है या कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन क्या होती है। तो एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपने कवर करा था ना, वही यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। तो ये एग्जाम में आपने ऐसे ही स्टार्ट करना होगा। अभी जो इसी क्वेश्चन में देखिए ये जो टर्म है ये तो आपने बता दी, पर इनको आप बनाओगे कैसे ना, तो उसके फिजिको केमिकल मेथड बताने हैं पहले, फिर बायोलॉजिकल मेथड बताने हैं, फिर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो बताने हैं। तो पहले हम बात कर देते हैं फिजिको केमिकल मेथड के बारे में। तो फिजिको केमिकल अप्रोचेस यानी कि मेथड फॉर सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। देखिए फिजिको केमिकल कहने का मतलब है जैसे कि फिजिकल प्लस केमिकल, दो टर्म से मिलकर बना है कि इन मेथड के अंदर, जो मेथड अभी मैं आपको बताऊंगा, इन मेथड में जो भी कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन या सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाई जाती है ना, तो उनमें जो ड्रग का रिलीज है वो जो कंट्रोल किया जाता है वो उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज से किया जाता है ना। जैसे कि डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, या पीएच के बेसिस पर कि भाई इस पीएच में ही रिलीज हो तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अगर इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे वहाँ पे मेथड बनाया जा रहा है तो वो आपके फिजिको केमिकल मेथड कहे जाएंगे। दूसरा जो अभी आपने बाद में डिस्कस करना है वो है आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल अप्रोचेस। वो जो बायोलॉजिकल अप्रोचेस होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर मतलब कि ड्रग में कुछ चेंजेस होंगे, बॉडी चेंजेस करेगी तब जाकर के वो जो है अपना ड्रग को रिलीज करेगी। तो पहले वही लिखा है कि देखो फिजिको केमिकल अप्रोचेस आर दोज मेथड इन विच ड्रग रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। कि जो भी डोसेज फॉर्म है, फॉर्मुलेशन है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करके यहाँ पे मेथड ये बनाए गए हैं। कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड हैं, ये जो मेथड हैं जैसे कि डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम, जिसमें भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, मैट्रिक्स टाइप और रिजर्वायर टाइप। दूसरा है डिफ्यूजन को कंट्रोल करके जो सिस्टम बनते हैं जिसकी मैट्रिक्स टाइप और रिजर्वायर टाइप, इसमें ये भी है। ये चीज आपने ना नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बीफार्म के 7th सेमेस्टर में पढ़ा होगा इन्हीं के बारे में।
आगे है आपका आयन एक्सचेंज रेजिन सिस्टम, जो कि आयोनिक ड्रग के लिए होता है। आगे है ऑस्मोटिक प्रेशर सिस्टम, जिसमें ड्रग को रिलीज को ऑस्मोटिक प्रेशर से यहाँ पे जो है एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एंड नेक्स्ट है पीएच डिपेंडेंट सिस्टम, पीएच के बेसिस पे यहाँ पे ड्रग का रिलीज होगा। तो पहले यहाँ पे हम बात करेंगे भाई डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम क्या है। उसमें दो टाइप के होते हैं, मैट्रिक्स टाइप एंड रिजर्वायर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही है। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका फंडा समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो ड्रग है, जैसे कि सपोज करो ये इस तरीके से आपका कैरियर है। कैरियर मतलब कि जो ड्रग को ले जाने का काम करेगा। ये जो कैरियर है ये बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब कि बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि छोटे 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 जो मोनोमर होते हैं, कई सारे मोनोमर मिलकर के एक ये पॉलीमर बनाते हैं, इसको हम पॉलीमर बोल देंगे। तो जो पॉलीमर है एक तरीके से वो कैरियर है एक फॉर्म बनाने का या डोसेज फॉर्म बनाने का। जैसे कि ये जो पॉलीमर है ये भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है इन्हीं ड्रग को या कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए। जैसे इस पॉलीमर को कुछ इस तरीके से इसका मैट्रिक्स बना देते हैं। देखो इस तरीके से जाल जो बनता है लाइक इस तरीके से, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम इसी के अंदर दवाई को, ड्रग को, जो मेन ड्रग है उसको अगर हम डिस्पर्स कर दें, अच्छी तरीके से इसमें फंसा दें, ठीक है, तो ये आपका जो बन जाएगा एक सिस्टम की मैट्रिक्स टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे जो पॉलीमर का मैट्रिक्स है ना, उसमें ड्रग आपकी क्या है, एक तरीके से सस्पेंडेड है या कहें तो डिस्पर्स हो रखी है। ठीक है, अब पॉलीमर अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये बाहर केवल इसकी एक लेयर होगी, अंदर ये इस तरीके से मैट्रिक्स की जगह डायरेक्टली यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन है वो भर दी जाएगी, ड्रग वगैरह। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मुलेशन बन रही है उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आ जाता है पॉलीमर का। पॉलीमर मैंने आपको बताया कि बड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कई सारे मोनोमर से मिलकर के बनते हैं, और ये एक तरीके से परत बनाते हैं या एक कैरियर यहाँ पे बनाने का काम करते हैं, कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि सपोज करो कि पहले यही जो चीज़ है, सपोज करो ये आपकी जो है ड्रग है, पहले यही जो ड्रग है आप कुछ इस तरीके से टैबलेट फॉर्म में देने वाले थे, जिसपे ना ही कोई कवरिंग है ना ही कोई पॉलीमर की लेयर है। आप इसको देते, ये आपके मुंह के जरिए, जस्ट एग्जांपल ओरली वाला लेते हैं, मुंह के जरिए ये आपके स्टोमक में जाता, स्टोमक से यहाँ पे इंटेस्टाइन या स्टोमक या इंटेस्टाइन में जाता, तो वहां पे जाकर के क्या करता, सबसे पहले तो डिसइंटीग्रेट होता। डिसइंटीग्रेट मतलब कि टूटता, इस तरीके से छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और स्टोमक में या इंटेस्टाइन में जो आपका फ्लूइड होता है, गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है, उसमें ये घुल करके एक सॉल्यूशन यहाँ पे बना लेता, यानी कि डिसॉल्व हो जाता। डिसॉल्व हो जाता, डिसॉल्व होकर के वो इंटेस्टाइन या स्टोमक में जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनके जरिए जो है ब्लड में पहुंच जाता और अपनी बॉडी में असर दिखाता। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम इसी डोसेज फॉर्म की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर दे, जैसे कि यहाँ पे हम इस पे एक कवरिंग चढ़ा देते हैं, या इसी ड्रग को हम इस मैट्रिक्स में, पॉलीमर के मैट्रिक्स में फंसा देते हैं, तो जब ये इसको, ये भी सपोज करो इतनी ही बड़ी है, सपोज करो इतनी ही बड़ी है, पर अब यहाँ पे मैट्रिक्स में ड्रग आपकी ये फंसी हुई है इस तरीके से, जब आप इसको खाओगे स्टोमक में जाएगा तो ये एक साथ ड्रग को रिलीज नहीं करेगा। यहाँ पे जो है हम इसके डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले टूट रही थी ड्रग, धीरे धीरे टूटेगी, धीरे धीरे टूटेगी, साथ ही साथ धीरे धीरे घुलेगी भी। जब धीरे धीरे घुलेगी, धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, तो एब्जॉर्प्शन भी उसका धीरे धीरे ही होगा, यानी कि वो लंबे टाइम तक फिर असर कर पाएगी। तो यहाँ पे जो पहले डायरेक्टली ही डिसॉल्व हो रही थी, उसके यहाँ पे हमने डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वही सिस्टम है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, कि यहाँ पे जो भी डोसेज फॉर्म फॉर्मुलेशन है उसके यहाँ पे ना आप डिसोल्यूशन को, डिसॉल्व होने की जो रेट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इन दिस मेथड ड्रग रिलीज डिपेंड ऑन द रेट एट विच द ड्रग और इट्स कोटिंग डिसॉल्व इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, कि जो पेट के अंदर जो जीआईटी फ्लूइड होते हैं उसमें आपकी ड्रग कितनी जल्दी या कितनी देर में डिसॉल्व हो रही है, उस चीज को कंट्रोल करके ये मेथड बनाया गया है। लिखा है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ड्रग विच आर हाईली सोल्यूबल इन स्टोमक फ्लूइड। ये उनके लिए है जो हमारे स्टोमक के जो भी फ्लूइड है उसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूबल रहती हैं ड्रग, तो उनके लिए वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है। तो ये इस तरीके का जो सिस्टम है ना वो दो तरीकों से बनाया जा सकता है। देखिए पहला यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप, मैट्रिक्स टाइप कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक पॉलीमर का मैट्रिक्स रहेगा
और उसके अंदर ड्रग को जो है डिस्पर्स करके रखेंगे, वो पॉलीमर धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया और तब जाकर के ड्रग रिलीज होगी। जैसे कि ये आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, पॉलीमर का मैट्रिक्स है। इस तरीके से इसके अंदर दवाई ये जो है बिखरी हुई है, जो कि स्लोली डिसॉल्विंग मैट्रिक्स है, तो धीरे धीरे ये डिसॉल्व होगा। पर जो ड्रग थी वो काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल थी, वो जल्दी से अब सोल्यूबलाइज नहीं होगी जैसे कि नॉर्मल टैबलेट में हो जा रही थी। तो जब ये मैट्रिक्स डिसॉल्व होगा तभी ड्रग यहाँ पे सोल्यूबलाइज होगी, यानी कि रिलीज होगी। और धीरे धीरे जब ये रिलीज होगी तो आपके ब्लड में ड्रग का लेवल बरकरार रहेगा और लंबे टाइम तक असर रहेगा। तो बस यही है। इन दिस मेथड ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन ए पॉलीमर मैट्रिक्स एंड रिलीज ग्रेजुअली एज पॉलीमर डिसॉल्व। जैसे जैसे पॉलीमर डिसॉल्व होता है धीरे धीरे, वैसे वैसे ड्रग यहाँ पे रिलीज होती है। एग्जाम्पल इसके एस्पिरिन की सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है, वो कुछ पॉलीमर हैं जैसे कि HPMC, कार्बोपोल, बीसबक्स, कैस्ट्रोल वगैरह, इन सभी के जरिए वो बनाई जाती है। ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे, वो यहाँ पे रिजर्वायर टाइप। रिजर्वायर टाइप कहने का मतलब कि इन दिस मेथड ड्रग पार्टिकल्स आर कोटेड और इनकैप्सुलेटेड विद स्लोली डिसॉल्विंग पॉलीमर। कि यहाँ पे जो अब ड्रग है वो एक पॉलीमर के मैट्रिक्स में नहीं रहेगी, बल्कि जैसे कोई बड़ा कैप्सूल होता है, कैप्सूल में मतलब कि बाहर से कवरिंग शेल होती है, किसकी, पॉलीमर की शेल रहेगी, और उसके अंदर वो दवाई जो है वो भरी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बाहर आप देख रहे हैं पॉलीमर की एक शेल है, कवरिंग है, कोटिंग है, जिसके अंदर ड्रग जो है एक ही जगह भरी हुई है। जैसे जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पे टूटेगा, डिसॉल्व होगा, वैसे वैसे ड्रग यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये आपका रिजर्वायर टाइप सिस्टम है। इसके एग्जाम्पल हैं, और जैसे यहाँ पे लिखा है पहले कि इन दिस मेथड ड्रग पार्टिकल्स आर कोटेड और इनकैप्सुलेटेड विद स्लोली डिसॉल्विंग पॉलीमर। ड्रग इज रिलीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे रिलीज होती है, लेयर बाय लेयर। एग्जाम्पल इसके आप देखोगे, जिसके थियोफाइलिन की कोटेड सस्टेन रिलीज टैबलेट आती है, जैसे कि ये इथाइल सेलुलोज एसीटेट, बीसबक्स, इन जैसे जो आपके पॉलीमर है उनसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आपका जो पहला सिस्टम है, यानी कि डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जो दो तरीके से होता है वो आपका हो गया है। दूसरा यहाँ पे डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम, की यहाँ पे जो है डिफ्यूजन को कंट्रोल किया जाता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ड्रग का जाना। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे इस तरीके से ड्रग जो है भरी हुई है, ये आपका पॉलीमर कि यहाँ पे लेयर है। ठीक है। इस तरीके से ड्रग यहाँ पे भरी हुई है। अब ये जो ड्रग है ना, ये जो पहले नॉर्मल जो पॉलीमर डिसॉल्व हो रहा था, यानी कि गल रहा था, यानी कि डिसॉल्व होकर के टूट टूट के ड्रग रिलीज होती थी, अब ऐसा नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एक पतली सी ना एक मेम्ब्रेन होगी, पॉलीमर की मेम्ब्रेन होगी। तो पॉलीमर की मेम्ब्रेन के आर पार ड्रग का अपनी हाई कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पे जब ड्रग भरी होगी तो हाई कंसंट्रेशन है, जहाँ रिलीज होना है उधर कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो ड्रग जो है हाई कंसंट्रेशन से इस एरिया से इस जो पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है उसके जरिए लो कंसंट्रेशन एरिया में जाती है, यानी कि डिफ्यूजन यहाँ पे होता है, तब जाकर के ड्रग रिलीज होती है। अगर हम डिफ्यूजन के इस रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये वाला सिस्टम आपका क्या है, डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। In this method, drug release occurs as the drug passes through a polymeric or Beck's barrier by diffusion। कि यहाँ पे जो ड्रग का रिलीज होता है वो डिफ्यूजन से होता है। जो ड्रग है वो पॉलीमर की या कह सकते हैं वैक्स की एक बैरियर से होकर के निकलती है, पास होती है, तब जाकर के वो रिलीज होती है। ठीक है। ड्रग रिलीज रेट डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड टाइप ऑफ पॉलीमर और बैक्स, कि यहाँ पे जो बैक्स है या कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस क्या है या टाइप क्या है पॉलीमर का, उस पर डिपेंड करता है ड्रग का रिलीज रेट। ठीक है। आगे ये भी जो है मतलब कि दो टाइप का रहेगा, दो तरीकों से बनाया जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं फ्लिक्स के लो पे फॉलो करता है, जो डिफ्यूजन का फ्लिक्स का लो है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, ये फ्लिक्स का लो है, उसी को ये फॉलो करके काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दो तरीके से होता है, मैट्रिक्स टाइप, कि ड्रग जो है पहले यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहती है एक पॉलीमर के मैट्रिक्स में, जो कि एक तरीके से मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, वहां से धीरे 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 ड्रग जो है डिफ्यूज होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये पॉलीमर का मैट्रिक्स है, ये इस तरीके से दवाई इसके अंदर जो है ये डिस्पर्स हो रखी है, भरी हुई है, और ये एक मेम्ब्रेन की तरह भी यहाँ पे काम करता है। तो धीरे धीरे मतलब कि सपोज करो कि 0 टाइम में वो ऐसा है, तो वो 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे ऐसे ड्रग को रिलीज करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी वेरापेमिल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, जो कि बनाई जाती हैं इन सारे जो भी आपके पॉलीमर है उनका यूज़ करके। आगे जो दूसरा मेथड है वो है रिजर्वायर टाइप, कि इसमें जो ड्रग है उसका एक कोर जो है कोटेड होता है पॉलीमर की मेम्ब्रेन से, जिससे ड्रग धीरे धीरे डिफ्यूज होती है टाइम के साथ और लंबे टाइम तक असर दिखाती है। जैसे कि
प्रोप्रेनोलॉल कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट बनती है, नाइट्रोग्लिसरीन के ट्रांसडर्मल पैचेस बनते हैं इन्हीं तरीकों से। इन सारे पॉलीमर का यूज़ कर, जिसके इथाइल सेलुलोज है, सेलुलोज एसीटेट है या बीसवैक्स वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब जो है ये इस तरीके से पहले कोर है ड्रग का, कोर, उसके चारों तरफ पॉलीमर की मेम्ब्रेन है। ड्रग इस पॉलीमर की मेम्ब्रेन से धीरे धीरे रिलीज होगी टाइम के साथ और तब जाकर के अपना वो असर दिखाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे डिफ्यूजन वाले में ये हो रहा है कि ड्रग डिफ्यूज हो रही है, पॉलीमरिक मेम्ब्रेन से बाहर निकल रही है। और यहाँ पे डिसोल्यूशन वाले में ये हो रहा था कि वो जो मैट्रिक्स है या कह सकते हैं पॉलीमर जो है वही पहले डिसॉल्व हो रहा है तब ड्रग रिलीज हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों आपको समझ आ गए। अब तीसरा है यहाँ पे देखिए वो है आपका आयन एक्सचेंज रेजिन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे आपका जो आयन एक्सचेंज रेजिन सिस्टम वो लिख रखा है, तो आयन एक्सचेंज मतलब कि जहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता हो, तो आयन का एक्सचेंज वहीं हो सकता है अगर ड्रग आपकी आयोनिक है। मतलब कि ये वाला जो सिस्टम जो बनाया जाता है या तो आयोनिक ड्रग जो ऑलरेडी आयन वाली है, प्लस माइनस उस पर आयन है उसके लिए, या फिर वो बाद में आयंस में टूट जाती है, ऐसी ड्रग के लिए बनाया जाता है। तो लिखा है दिस सिस्टम इज डिजाइन टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ आयोनिक और आयोनाइजेबल ड्रग, है ना। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई। अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग इज बाउंड टू ए रेजिन एंड रिलीज स्लोली बाय एक्सचेंजिंग इट्स आयन विद आयन प्रेजेंट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। कि इसमें जो आयनिक ड्रग है, सपोज करो ड्रग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज वाले रेजिन से जोड़ करके जो है आप ले लेते हैं, यानी कि आपके स्टोमक में चली जाती है। अब ये ड्रग का रिलीज तभी होगा जब इस रेजिन को इस ड्रग के नेगेटिव चार्ज के बदले कोई जीआईटी में यानी कि स्टोमक के फ्लूइड के अंदर कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। सपोज करो कि एक्स नाम का कोई आपका नेगेटिव चार्ज मिल गया है, तो रेजिन जो है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ड्रग आपकी फ्री हो जाएगी, यानी कि रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है आयन एक्सचेंज रेजिन सिस्टम काम करेगा। ठीक है, आगे आपका यहाँ पे एग्जांपल जिसकी थियोफाइलिन की सस्टेन रिलीज टैबलेट कैटायन एक्सचेंज रेजिन का यूज करके बनाई जाती है। डाइक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट एनायन जो एक्सचेंज रेजिन है उसकी मदद से बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे आपका ये वही चल रहे हैं अभी आपके फिजिको-केमिकल अप्रोचेस, जिसमें है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। कि यहाँ पे जो ड्रग का जो रिलीज है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से किया जाता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है तब यहाँ पे होता है। तो लिखा है इन दिस मेथड ड्रग रिलीज इज कंट्रोल्ड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, वाटर एंटर करता है सेल के आसपास, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से पूरी सेल होती है, आप बोल सकते हैं ये एक कैरियर है जिसमें ड्रग, देखो ये बीच में ड्रग भरी हुई है, इसके चारों तरफ ये जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जब आप सपोज करो एक टैबलेट है, बड़े रूप में दिखा रखा है, ये टैबलेट जब आप इसको खा लेते हैं, पेट में जाती है, तो इसके आसपास जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, वो इसको घेर के रखता है, तो फ्लूइड उसके अंदर जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर। जब फ्लूइड इसके अंदर बढ़ता है तो इसके अंदर जो ड्रग भरी है वहाँ पे एक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर काम करने लग जाता है, क्योंकि ऑस्मोसिस, यहाँ पे ऑस्मोसिस की मदद से प्रेशर जनरेट हो रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा एक छेद होता है, वहाँ से ड्रग फिर रिलीज होने लग जाती है। कब रिलीज होती है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो यही लगा कि वाटर एंटर करता है कोर में, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बिल्ड करता है, वो पुश करता है ड्रग को बाहर निकलने में, जिससे जो ड्रग है वो धीरे धीरे जीरो ऑर्डर में रिलीज होती है टाइम के साथ। तो ये आपको इमेज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी निफेडिपिन की कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है, या ग्लिपेजाइड ऑस्मोटिक टैबलेट है, वेरापेमिल की सस्टेन रिलीज टैबलेट है, प्रेडिनिसोलोन की ऑस्मोटिक टैबलेट है, वो इन्हीं मेथड से बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे आपका पीएच डिपेंडेंट सिस्टम, ये जो है फिजिको-केमिकल के अंदर मोस्टली केमिकल मेथड के अंदर है कि ड्रग आपकी एक स्पेसिफिक पीएच पर ही रिलीज होती है। लिखा है इन दिस मेथड ड्रग रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ ए पॉलीमर एट ए स्पेसिफिक पीएच। यहाँ पे कुछ नहीं है कि आपकी जो ड्रग है, जैसे सपोज करो कि इस पॉलीमर में ड्रग आपकी भरी हुई है, जैसे कि ये पॉलीमर है, तो आपका जो पॉलीमर है एक स्पेसिफिक पीएच पर ही जाकर के डिसॉल्व होता है, या तो 7 पर या 8 पर या 4 पर, जो भी आपने रखा होगा जिस टाइप का पॉलीमर। तो जब वो डिसॉल्व होता है जिस पीएच पर ही, तभी वो ड्रग रिलीज होती है। तो लिखा है स्पेसिफिक पीएच पे ड्रग रिलीज होता है, जिससे साइट स्पेसिफिक मतलब कि साइट पर, टारगेटेड साइट पर ये जो है रिलीज होती है और धीरे धीरे रिलीज होती है। एग्जाम्पल एस्पिरिन की एंटेरिक कोटेड टैबलेट इसी मेथड से बनती है। ओमेप्राजोल के एंटेरिक कोटेड कैप्सूल
इसी मेथड से बनते हैं। मेजिलामिन की सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट इसी मेथड से बनती है। डाइक्लोफेनेक के सोडियम एंटेरिक-कोटेड टैबलेट वो भी इसी मेथड से बनते हैं। समझ आया? तो ये थे आपके सारे फिजिको-केमिकल अप्रोचेस मेथड जो कि सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल रिलीज फॉर्मेशन बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके बायोलॉजिकल अप्रोचेस। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि बायोलॉजिकल अप्रोचेस यानी कि मेथड्स फॉर सस्टेन्ड रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, यानी कि ये ऐसे मेथड रहेंगे जिसमें जो ड्रग का जो रिलीज है ना वो बायोलॉजिकल फैक्टर से डिसाइड होगा। जैसे कोई एंजाइम वहाँ पे मौजूद होगा तभी ड्रग रिलीज होगी, या वो किसी एक पार्टिकुलर रिसेप्टर के आसपास होगी तभी ड्रग वो रिलीज होगी। तो ऐसे मेथड यहाँ पे बायोलॉजिकल अप्रोचेस कहे जाएंगे। ठीक है, तो लिखा है इन दिस मेथड ड्रग रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द बॉडी सच एज एंजाइम, जीआई ट्रांजिट टाइम और रिसेप्टर इंटरेक्शन। मतलब कि कोई बायोलॉजिकल फैक्टर इसकी कोई एंजाइम मौजूद होगा तभी रिलीज होगी, या जो जीआई का ट्रांजिट टाइम है। ट्रांजिट टाइम कहने का मतलब है कि जो भी आप खाना खाते हैं या टैबलेट लेते हैं तो उसको आपके मुंह से एनस तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है तो उसके बेसिस पर, या कोई रिसेप्टर हो आसपास उसके बेसिस पे वहाँ पे वो रिलीज होगी। तो इसमें कौन कौन से मेथड हैं, जिसकी प्रोड्रग अप्रोच, प्रोड्रग आपने पढ़ी होंगी जो पहले इनएक्टिव होती हैं बाद में एक्टिव की जाती हैं। दूसरा बायो एडेसिव या बायो इरोडेबल, यानी कि किसी भी म्यूकोसा से जा करके चिपक जाना और चिपक करके वहीं डिजोल्व हो जाना, वो वाला सिस्टम। एक्सप्लॉइटिंग जीआई ट्रांजिट टाइम, जो जीआई ट्रांजिट टाइम है जो मैंने भी आपको बताया उसका यूज करके, और कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन की मदद से रिलीज होती हैं, कुछ रिसेप्टर के मेडिएशन से यहाँ पर रिलीज होती है। पहला है प्रोड्रग अप्रोच। लिखा है कि ड्रग इज केमिकली मॉडिफाइड टू एन इनएक्टिव और लेस एक्टिव फॉर्म एंड बिकम्स एक्टिव इन द बॉडी बाय एंजाइम और केमिकल रिएक्शन। कि इस मेथड में क्या होता है, पहले जो हम ड्रग बना रहे हैं, डोसेस फॉर्म बना रहे हैं, उसमें जो बाहर जो आपकी ड्रग रहेगी वो इनएक्टिव रहेगी या लेस एक्टिव रहेगी। जब वो बॉडी में किसी पर्टिकुलर एंजाइम के पास जाएगी या एंजाइम मौजूद मिलेगा या एक केमिकल रिएक्शन होगी तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ऐसा अप्रोच, ऐसा मेथड प्रो ड्रग अप्रोच है ये। जैसे कि इनेलेप्रिल है जो कि एक इनएक्टिव ड्रग है जो कि एक्टिवेट होती है लिवर में इनेलेप्रिलेट में। तो ये जो है क्या है, आपका प्रो ड्रग हो गया। ठीक है, दूसरा आपका बायो एडेसिव ऑफ और बायो इरोडेबल, यानी कि लिखा है कि ड्रग इज मिक्स्ड विद बायो एडेसिव पॉलीमर दैट स्टिक टू म्यूकोजल सरफेस गिविंग प्रोलॉन्ग्ड रिलीज। कि इसमें क्या होता है, जो आपकी ड्रग है वो आपकी एक ऐसे पॉलीमर में मिला दी जाती है जो पॉलीमर किसी भी म्यूकोसा, जैसे कि आपका जैसे गाल के अंदर की जो लेयर है यानी कि बकल, वहां पे जाके वो चिपक जाता है, या फिर आपका जो स्टोमक की जो लाइनिंग होती है, अंदर की लाइनिंग स्टोमक की लेयर से वो चिपक जाता है। तो ऐसा अगर वो सिस्टम है तो वो आपका बायो एडेसिव और बायो इरोडेबल सिस्टम होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जिसकी नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है जो कि बकल जो अंदर लाइनिंग होती है गाल की, चिक्स की, वहां पे चिपकता है, जहां पे वो इस वजह से चिपक पाता है कि जो ड्रग है वो एक ऐसे पॉलीमर में मिली हुई है जो कि स्टिक करता है, बायो एडेसिव है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वो है एक्सप्लॉइटिंग जीआई ट्रांजिट टाइम। जो जीआई ट्रांजिट टाइम है यानी कि वो टाइम जो कि ड्रग को या फूड को मुंह से लेकर के एनएस तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो टाइम आपका जीआई ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। तो उसको एक्सप्लॉइट करके उसका शोषण या उसका फायदा उठा करके, कैसे लिखा है, ड्रग रिलीज इज डिजाइन टू मैच स्टोमक और इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम फॉर लॉन्गर एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो जीआई का ट्रांजिट टाइम है उसका शोषण करके, उसका फायदा उठा करके आप जो है यहाँ पे डोसेज फॉर्म बनाते हैं। एग्जांपल इसकी मेटफॉर्मिन की सस्टेन्ड रिलीज फ्लोटिंग टैबलेट, की जो टैबलेट है अंदर जाकर के स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। तो ये जो है बेशक आपका जीआई फ्लूइड जो है वो आगे बढ़ेगा पर ये जो है एक ही जगह स्टेबल रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो एक तरीके से उसका फायदा उठा रहा है जीआई ट्रांजिट टाइम का, उसका शोषण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेटेड सिस्टम, कि यहाँ पे जो ड्रग का जो रिलीज है एक स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से ही होता है। जब वो एंजाइम उस ड्रग को कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में तभी वो जो है यहाँ पे रिलीज होगी। जिसकी सल्फासेलाजीन है जो कि कोलोन टारगेटेड होती है, मतलब कि इंटेस्टाइन में कोलोन के साइड पर अगर वहाँ पे ये पहुँचती है, स्पेशली उसको एक एंजाइम वहाँ पे मिलेगा जो कि बैक्टीरियल एंजाइम है एजो रिडक्टेज, तभी वो जो है इसकी एक्टिव फॉर्म 5-ASA में कन्वर्ट होती है, तब अपना असर दिखाती है। तो ये टारगेटेड डिलीवरी भी हम इसकी मदद से कर पाते हैं। लास्ट में है रिसेप्टर मीडिएटेड टारगेटिंग, कि ड्रग इज अटैच्ड टू लिगैंड दैट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर,
कि जो हमारी ड्रग है वो किसी एक लिगैंड से जोड़ दी जाती है और वो लिगैंड किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाकर के जुड़ता है, जाकर के वहीं पे साइट स्पेसिफिक ड्रग को वो रिलीज करता है। जैसे एंटी कैंसर जो ड्रग है वो कुछ एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर दी जाती हैं, वो एंटीबॉडीज स्पेशली एंटीजन यानी कि कैंसरस सेल के पे जाकर के चिपकती हैं, वहीं पे ड्रग वो रिलीज होती है। तो ये हमारे बायोलॉजिकल अप्रोचेस हो गए। तो अभी तो आपने सिर्फ यही देखा है कि क्या क्या यहाँ पे फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर एसआर एंड सीआर फॉर्मुलेशन। अब कौन कौन से फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मेथड बताए ना डिटेल में, तो आप जब एग्जाम में लिखें तो कोई 2 मेथड डिटेल में बता दीजिएगा, बाकी को शॉर्ट में आपने बताना, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आए तो आपने एक तरीके से टाइम भी मेंटेन करना है और पेज भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला है सॉल्युबिलिटी, कि जो ड्रग बहुत ही कम सॉल्युबल होती है, इनकी पुअरली जो सॉल्युबल ड्रग होती है वो ईजिली डिसॉल्व नहीं हो पाती, यानी कि तो वो उनको हम इजी तरीके से कंट्रोल्ड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन में बदल सकते हैं। यानी कि जो ड्रग अच्छे से सॉल्युबल नहीं है उनको आप इन तरीकों से दे सकते हैं और वो अच्छी तरीके से डिलीवर भी होंगे। दूसरा है स्टेबिलिटी, कि ड्रग जो है स्टेबल होनी चाहिए जीआईटी में या फिर फॉर्मुलेशन टाइम में, तभी वो जो है इन मेथड में या इन डोसेस में बनाई जा सकती है। तीसरा है डोज, कि ऐसी ड्रग जिनकी हाई डोज देनी पड़ती है उनको आप नहीं बना सकते क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा कैरियर का। हाई डोज ड्रग आर डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट इन सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म ड्यू टू लार्ज साइज। ठीक है, डोज जिसकी कम देते हैं वही आप बना सकते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट, मतलब कि जो ड्रग है वो मॉडरेट लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी रखती हो, लिपिड में भी सॉल्युबल हो, वाटर में भी सॉल्युबल हो, ताकि अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन उसका हो सके। मोलिकुलर साइज, जो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के वो धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं, जो कि ड्रग रिलीज धीरे धीरे होता है, मतलब कि वो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ड्रग के यहाँ पे वो धीरे धीरे रिलीज होंगे और एक तरीके से यहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल रिलीज मेडिसिन यहाँ पे बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही देर तक असर रहता है, तो ये भी मदद करती है। आगे है पॉलीमर टाइप 2 तरह के पॉलीमर होते हैं, कुछ होते हैं फास्टर रिलीज जो जल्दी ही ड्रग को रिलीज कर देते हैं, इसके हाइड्रोफिलिक पॉलीमर जो कि स्वेल करके जल्दी से ड्रग को रिलीज कर देते हैं। दूसरे है हाइड्रोफोबिक पॉलीमर जो कि रिलीज धीरे धीरे करते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है यहाँ पे। आगे है पॉलीमर की कंसंट्रेशन, अगर पॉलीमर ज़्यादा होगा ड्रग का रिलीज कम होगा, पॉलीमर कम होगा ड्रग का रिलीज ज़्यादा होगा, तो ये भी अफेक्ट करता है। आगे है जीआईटी का पीएच जो है वो वेरिएशन अफेक्ट करता है, पीएच का वेरिएशन अफेक्ट करता है ड्रग की स्टेबिलिटी को और ड्रग के रिलीज को भी। ठीक है, कुछ जो ड्रग है वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही रिलीज होती हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है। लास्ट में है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, कि लॉन्गर गैस्ट्रिक रिटेंशन लीड्स टू प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि जितने लंबे टाइम तक ड्रग हमारी जीआईटी में रुकी रहेगी, रिटेन करके रहेगी, उतनी ही देर तक उसका ज़्यादा असर रहेगा। तो ये जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको, सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस को बनाने को। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, 10 नंबर में ही आता है, ये हमने कवर कर लिया है। आगे क्वेश्चन आपको यहाँ से बन देखिए, भाई पॉलीमर क्या है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन आपने दीजिए और उसकी एप्लीकेशन देनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही है कि डिफाइन पॉलीमर, क्लासीफाई देम एंड राइट देयर एप्लीकेशन, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन आता है कि पॉलीमर क्या है, डिफाइन कीजिए, क्लासीफाई कीजिए और उसकी एप्लीकेशन दीजिए। या फिर जस्ट शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है पॉलीमर का एग्जांपल के साथ में। तो यहाँ पे जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो यहीं आ जाएगा, यानी कि जब आप पूरा क्वेश्चन ये कवर करोगे तो ये साथ में ही कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं पॉलीमर क्या है। देखिए पॉलीमर जो अभी हमने जाना है कि भाई जो भी सस्टेन्ड रिलीज जो भी फॉर्मुलेशन है, कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन है, या टारगेट डिलीवरी वाली है, या म्यूको एडहेसिव है, तो उन सभी के लिए एक कैरियर की तरह काम करता है पॉलीमर। पॉलीमर नहीं होगा तो उनके रिलीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम इसके वर्ड को ब्रेक करके समझे तो देखिए पॉली मतलब कि कई सारे, मर का मतलब होता है पार्ट या सेगमेंट, कि जब कई सारे एक जैसे पार्ट, एक जैसे सेगमेंट जुड़ जाते हैं और जुड़ कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उसी को हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर आर दोज कंपाउंड विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड मेड बाय रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर। मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट से बनते हैं, जैसे कि आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये अलग अलग जो है मोनोमर हो गए,
कई सारे जब मोनोमर एक जगह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसी को हम पॉलीमर बोलते हैं, और पॉलीमर के बनने की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे आपकी जो ट्रेन होती है, ट्रेन की कई सारे डब्बे होते हैं, कोचेस होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, यानी कि क्या, ट्रेन। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलीमर्स आर यूज्ड एज बाइंडर, कोटिंग एजेंट, प्रोटेक्टिव एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि ये जो है एक बाइंडर की तरह भी काम करते हैं, एक कोटिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, प्रोटेक्टिव की तरह भी, ड्रग को खराब होने से भी बचाते हैं, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है वो मोस्टली यूज होते हैं क्योंकि वो बॉडी में जाकर के खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखना, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम यूज करते हैं मेडिसिन के बनाने में। एग्जाम्पल जैसे कि बायोडिग्रेडेबल के, जैसे कि जेलेटिन है, मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, HPLC, HMC है, पॉलीविनाइल अल्कोहल है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो पॉलीमर को यहाँ पे कई बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। हमने यहाँ पे 4 तरीके दिए हैं, आप इनमें से 2-3 जो भी आप मन चाहें एग्जाम में लिख सकते हैं, क्वेश्चन कितने नंबर में आया है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो पहला है बेस्ड ऑन सोर्स, कि कहाँ से पॉलीमर मिल रहा है उसके बेसिस पर, उसके स्ट्रक्चर कैसे है उसके बेसिस पर, उसके फंक्शन क्या है, फार्मास्यूटिकल यूज जो शॉर्ट में ये वाला आया है उसके बेसिस पर, एंड डिग्रेडेबिलिटी कि वो डिग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बेसिस पर। तो पहला है सोर्स के बेसिस पर कि भाई कहाँ से वो मिल रहा है, कहाँ से डेराइव हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलीमर डेरिवेशन पॉलीमर्स आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप के होते हैं। नेचुरल पॉलीमर जो कि नेचुरली जो भी सोर्सेस हैं उनसे हमको मिलते हैं, जैसे कि जेलेटिन है एग्जांपल, कोलेजन है, रबर है, सेलुलोज है, ये इसके यहाँ पे एग्जांपल हो गए। दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो हमारे नेचुरल पॉलीमर है उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके ये बनाए जाते हैं मॉडिफिकेशन से। लिखा है दीज पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर। एग्जांपल, सेलुलोज में मिथाइल जोड़ दिया तो मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज में यहाँ पे आपका नाइट्रेट जोड़ दिया, सेलुलोज नाइट्रेट, और पॉलीप्रोपाइलिन, ऐसे कि ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, आगे यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये आपके सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब के अंदर, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, HPMC, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन वो है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी है पॉलीमर की, उसके बेसिस पे वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है यहाँ पे लीनियर पॉलीमर, मतलब कि जो लाइन में होते हैं स्ट्रेट। तो क्या है, इन दिस पॉलीमर मोनोमर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये एक मोनोमर को इंडिकेट कर रहा है डॉट, एक मोनोमर ये है, एक ये है, एक ये है, तो इस तरीके से ये जो है एक ही लाइन में होते हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियर या लाइनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल इसकी नाइलॉन है, पॉलीथीन है, PVC है, इनकी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये लीनियर हो गए। दूसरा है ब्रांच्ड चैन पॉलीमर, कि दीज पॉलीमर कंटेन स्ट्रेट चैन विद साइड चैन, कि स्ट्रेट चैन इस तरीके से तो होगी ही होगी, साथ में साइड चैन भी होगी, ब्रांच भी यहाँ पे होगी, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड चैन पॉलीमर। एग्जाम्पल ग्लाइकोजन है, अमाइलोपेक्टिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे आपको यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, कि इन दिस पॉलीमर 2 लीनियर चैन आर जॉइंड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कि यहाँ पे जो 2 चैन थी अलग अलग पॉलीमर से जो जुड़ी पड़ी थी उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, यानी कि क्रॉस वो लिंक हो जाती है एक दूसरे से, और यहाँ पे बनता है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके वैकेलाइट है, मेलामीन है, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब तीसरा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन के बेसिस पर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कि वो किस काम में यूज हो रहे हैं। तो पहला है फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो कि टैबलेट की फिल्म या कैप्सूल की कवरिंग बनाने के लिए, ताकि ड्रग के रिलीज को कंट्रोल किया जा सके, वो यूज होते हैं, जैसे कि HPMC है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, और यूड्राजिट है, सेलुलोज एसीटेट है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा है मैट्रिक्स फॉर्मिंग पॉलीमर, जो अभी हम यूज करते थे कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज में, यूज्ड इन सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन टू रेगुलेट ड्रग रिलीज। एग्जाम्पल इथाइल सेलुलोज है, HPMC है, कार्बोपोल है। ठीक है, नेक्स्ट है बायो अडेसिव और म्यूको अडेसिव, इनमें थोड़ी स्टिकिंग की पावर होती है, ये मतलब कि चिपक जाते हैं हमारे इनर लेयर से। तो लिखा है हेल्प ड्रग अडहेयर टू म्यूकोसल सरफेसेस प्रोलॉन्गिंग देयर एक्शन, कि यहाँ पे ड्रग चिपक जाती है
पॉलीमर ऐसे होते हैं म्यूकोएडेसिव या बायोएडेसिव, काइटोसन है, कार्बोपोल है, ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए वो है एंटेरिक पॉलीमर्स, मतलब कि ऐसे पॉलीमर्स जो कि स्पेशली इंटेस्टाइन यानी कि एंटेरिक रीजन में ही ड्रग को रिलीज करते हैं। तो लिखा है प्रोटेक्ट ड्रग्स फ्रॉम स्टोमक एसिड एंड रिलीज देम इन द इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल सेलुलोज एसिटेट पैथलेट है, या यूड्राजिट एल और एस टाइप है। ठीक है, आगे है यहाँ पे ऑस्मोटिक पॉलीमर्स, तो लिखा है यूज्ड इन ऑस्मोटिक सिस्टम टू रिलीज ड्रग एट कंट्रोल्ड रेट। जो ऑस्मोटिक सिस्टम है उसमें ये यूज होता है, जिसकी सेलुलोज एसिटेट है और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। इसके बाद देखिए लास्ट में जो मेथड है देखिए वो है बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी, कि आपका जो भी ये पॉलीमर है वो डिग्रेड हो रहा है बॉडी में या नहीं, उसके बेसिस पर। तो पहला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये बॉडी में इजिली यानी कि नेचुरली ये डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे कि जेलेटिन है, डेक्स्ट्रान है, पॉलीलैक्टिक एसिड है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि नेचुरली बॉडी में डिग्रेड नहीं होते हैं। एग्जांपल एथाइल सेलुलोज है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या फिर आपका सेलुलोज एसीटेट है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो डिग्रेड होते नहीं है, तो फिर इनका हम यूज़ क्यों कर रहे थे अभी तक? तो देखिए ये जो है ना वहीं कंट्रोल्ड रिलीज वाली जो आपकी डोसेज फॉर्म है ना, उनके बनाने में यूज़ होते हैं, सस्टेन्ड रिलीज वाले में ये यूज़ होते हैं, ताकि अगर ये डिग्रेड हो ही जाएंगी जल्दी से तो फिर ये ड्रग को रिलीज को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स इन कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पॉलीमर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। जैसे कि पहला यहाँ पे रोल है, पॉलीमर आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल यानी कि रिजर्वायर सिस्टम एंड मैट्रिक्स सिस्टम। दोनों टाइप के जो सिस्टम बन रहे थे वो पॉलीमर की मदद से ही बन रहे थे, चाहे आपका मैट्रिक्स टाइप वाला हो, चाहे आपका यहाँ पे रिजर्वायर टाइप वाला हो, तो ये उनके बनाने में यूज़ होते हैं। दूसरा, पॉलीमर्स हेल्प इन डिजाइनिंग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे कि सपोज करो म्यूको एडेशन में हो, यानी कि म्यूकस से चिपक जाना हो म्यूकोसा से, है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके ड्रग को रिलीज करना हो, पीएच सेंसिटिविटी से वो रिलीज करना हो, तो वो सब जो है ये पॉलीमर ही कर पाते हैं। तीसरा, पॉलीमर इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डिग्रेडेशन। ये हमारे ड्रग को कवर भी कर लेते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जीआई फ्लूइड वगैरह उसको खराब नहीं भी कर पाता है। आगे है पॉलीमर्स कैन इनहांस द सोल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग। जो ड्रग अच्छे से सोल्यूबल नहीं रहती हैं वो पॉलीमर की मदद से अच्छे से सोल्यूबलाइज हो जाती हैं। आगे है पॉलीमर्स आर यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल इन इम्प्लांटेबल डिवाइस। जो इम्प्लांटेबल डिवाइस होते हैं जिनको बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, उनके कोटिंग मटेरियल के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे पॉलीमर्स आल्सो यूज्ड एज बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ कैप्सूल सेल। कैप्सूल सेल जो कि जेलेटिन से बनी होती है, या टैबलेट में एज ए बाइंडर सॉरी एज ए बाइंडर पॉलीमर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये भी इसके यहाँ पे यूज़ हो गए। आगे है पॉलीमर्स आल्सो यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट एंड डिसइंटीग्रेटर। थिकनिंग एजेंट मतलब थिकनिंग के लिए, दूसरा डिसइंटीग्रेशन के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया कि भाई क्या होते हैं पॉलीमर और कितने टाइप के ये होते हैं। ठीक है, उनकी एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ ली है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका आता है, शॉर्ट में डेफिनेशन है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होती है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे शॉर्ट में 2 नंबर में कि व्हाट इज़ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आपको नेम से समझ आ रहा है पर्सनलाइज्ड मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो कि पर्सनलाइज की गई हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए या पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, किसी बीमारी को ठीक करने के पर्पज़ से। जैसे आप किसी भी दर्जी पे, टेलर पे जाते हैं, वो आपका नाप लेता है, आपके नाप के अकॉर्डिंग आपके कोट पैंट, आपके शर्ट, आपके पैंट वो सिलता है। सेम इसी तरीके से अगर हम मेडिसिन बनाएं, किसी जो भी पेशेंट है उसके जेनेटिक मटेरियल को देखते हुए अगर हम उसकी मेडिसिन बनाएं, तो वो जो मेडिसिन बनेंगी वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनेगी, वो उसमें बहुत अच्छे से इफेक्टिव होंगी और उसमें साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखिए इसको मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए आपको पता है कि हम सभी के अंदर एक पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हर एक का अलग होता है, जो कि यही है वो चीज़ जो हर एक इंसान को अलग बनाती है, डीएनए। डीएनए में अगर हम बात करें, जो जीन होती हैं, वो जो जीन है वो किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए या तो वो
और रेस्पॉन्सिव होती हैं कि भाई इस ड्रग को खाओगे तो आपकी बॉडी में दवाई काम करेगी। कई बार क्या होता है आप डबल डोज लेते हैं तब वही ड्रग काम करेगी। कई बार क्या होता है आपके अंदर नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे दिखा है कि कोई भी एक ड्रग हर एक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं रह सकती। जैसे इस वाले इंडिविजुअल पेशेंट के लिए ये जो ड्रग है 500 मिलीग्राम में सपोज करो तो 500 मिलीग्राम में अच्छे से असर कर रही है, पर इस वाले पेशेंट में वो 250 मिलीग्राम में असर कर रही है अच्छे से। इस वाले पेशेंट के लिए आपको जो है डबल डोज देनी पड़ेगी, कि वो 1000 मिलीग्राम यहाँ पे वो इफेक्ट दे रही है, और इस वाले पेशेंट में वो असर दे ही नहीं रही है, वो रिएक्ट कर जा रही है। इससे आप क्या समझे, कमी यहाँ पे आपकी डोसेज फॉर्म में या ड्रग में नहीं है, कमी नहीं बोल सकते, बल्कि यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन बोलेंगे कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो एक स्पेशल है, उसका जेनेटिक मटेरियल अलग बना हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर सिमिलर ड्रग के लिए जो है वो सेम इफेक्ट शो नहीं करते हैं। बस उन्हीं भी दिक्कतों को, उन्हीं जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को टेलर करें, मेडिसिन को काट छांट के या इसके अकॉर्डिंग बनाए, तो वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कही जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसी ही अगर हम बनाए तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कही जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहने का मतलब है जिसकी पर्सनल हम कपड़े बनवाते हैं अपने लिए, पर्सनल हम एक तरीके से फ़ोन खरीदते हैं, या पर्सनल हमारी बाइक होती है ना, तो ये जो है पर्टिकुलर एक पेशेंट से रिलेटेड रहेंगी, या पर्टिकुलर एक पेशेंट के ग्रुप से रिलेटेड मेडिसिन रहेंगी, जो कि हर एक पे असर सेम नहीं करेंगी। तो लिखा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ऑल्सो कॉल्ड प्रिसीजन मेडिसिन इज एन अप्रोच वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्रग थेरेपी, प्रिवेंशन केयर आर कस्टमाइज्ड फॉर ईच पेशेंट बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मेकअप, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ कंडीशन। कि ऐसी मेडिसिन जिसमें जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, ड्रग की थेरेपी है, या प्रिवेंशन के जो तरीके हैं वो कस्टमाइज़ किए जाते हैं पेशेंट टू पेशेंट। किसके बेसिस पर, कि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, और उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पर। तो ऐसे ही मेडिसिन को यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहेंगे। अब देखिए ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने में ना खर्चा बहुत आता है। अब आप पर्टिकुलर पेशेंट का आप डीएनए टेस्ट करोगे, उसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करोगे, तब जाकर के कोई आप दवाई दोगे, तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। ऐसा नहीं कि इनका हम यूज़ नहीं करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों में, कैंसर जैसी बीमारी में कुछ ऐसे जीन होती हैं जिनके मौजूद होने पे कुछ जो दवाइयाँ हैं वो असर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो वो टेस्ट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे मेडिसिन को टेलर कर रहे हैं, एक तरीके से उसको कस्टमाइज कर रहे हैं। तो लिखा है द मेन गोल इज टू प्रोवाइड द राइट ड्रग एट द राइट डोज टू द राइट पेशेंट टू मैक्सिमाइज एफिकेसी एंड मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। इसका गोल क्या है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने का, कि आप एक राइट ड्रग को राइट डोज में राइट पेशेंट को दे रहे हैं, ताकि एफिकेसी यहाँ पे बढ़े और एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट यहाँ पे कम से कम हो। समझ आया? एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, इसके कैंसर थेरेपी में ये आपकी एक मेडिसिन है ट्रांसटुजुमैब, जो कि केवल उन्हीं पेशेंट को दी जाती है जिनके अंदर HER2 पॉजिटिव रहते हैं, जिनके अंदर ये वाली जो जीन है, यानी कि ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो रिसेप्टर है, या जीन या रिसेप्टर जो है, अगर ये मौजूद होता है ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में, तब ही ये जो दवाई है वो असर करती है। अगर ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं जिनमें HER2 ये रिसेप्टर मौजूद ही नहीं है, तो उनमें ये जो दवाई है वो इफेक्ट शो नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो आप देखोगे, जिसकी जो आपकी मेडिसिन है, ये जो है इसमें कमी नहीं है, बल्कि जो भी पेशेंट है उनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे चेंज होने की वजह से ड्रग का इफेक्ट जो है अलग आ रहा है ना। तो बस ये जो है फार्माकोजेनेटिक्स भी बोला जाता है। आगे आप पढ़ोगे फार्माकोजेनेटिक्स, जो कि जेनेटिक मटेरियल ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे है देखिए कार्डियोवास्कुलर थेरेपी में जो वारफेरिन है, जो कि ब्लड थिनर होता है, ठीक है, क्लोटिंग को नहीं होने देता है, जो उसकी जो डोज है वो एडजस्ट की जाती है इन जीन के बेसिस पर, जैसे कि CYP269 ये जो जीन है, और एक है VKORC1 जीन, ये उनके बेसिस पर उसकी डोज एडजस्ट की जाती है। अगर डोज को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया जाए तो कई बार क्या होता है कि इस जीन की वजह से जो आपका वारफेरिन है वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है वहाँ पे, कई बार कम इफेक्टिव रहता है तो क्लोटिंग हो सकती है, तो इसलिए ये यहाँ भी यूज़ होती हैं। आगे है HIV थेरेपी में आप देखोगे, जिसकी एवाकेविर जो होती है एंटीवायरल ड्रग, जो कि उन्हीं पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है जो HLA-B*5701 इस
जीन या कहें तो एलील, जीन का वेरिएंट को हम एलील बोलते हैं, अलग वेरिएशन को, जीन का ही कई वेरिएशन होते हैं, उनको एलील बोलते हैं। तो अगर ये एलील उनमें मौजूद है तो वहाँ पे काफ़ी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है, पेशेंट में वो ड्रग रिएक्ट कर सकती है एवाकेविरनम की, अगर ये मौजूद है। अगर ये मौजूद नहीं है तो वो अच्छे तरीके से काम करेगी, उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। आगे आपने जो बात करनी है वो फार्माकोजेनेटिक्स क्या है, बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन्स क्या हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में, पर अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो यहाँ पे अभी हमारे यूनिट फर्स्ट के जो रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं आपको वो सारा फार्मेसी वाला ऐप पर एक ही जगह मिल जाएगा। आगे के चैप्टर्स यानी कि यूनिट्स भी वहीं पे मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो आपने बैच में जा करके ज्वाइन कर लीजिए फार्मेसी वाला ऐप को इंस्टॉल करके। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।